हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड जो डबल इंटीग्रेशन होता है वो सॉल्व करना सीखा था आर थीटा के टर्म में। हमने ये भी देखा था कि कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं ध्रुवीय वक्रों का। जब आपको कार्टेशियन में दिया था एक्स और वाई में, तब आप कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको आर थीटा मिल रहा था, तब आप कैसे निकालते हैं। उसमें आर डी थीटा डी आर लेके इंटीग्रेशन करते हैं और उसमें डी एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन करते हैं, बस क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समाकलन करना हो तो वो कोई फंक्शन और देता है साथ में, है ना। और समाकल करने में खास बात ये है, जिस जो इधर लिखा होता है लास्ट में, जैसे लास्ट में डी आर लिख रहा है, डी थीटा लिख रहा है, डी एक्स लिख रहा है, डी वाई लिख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं दूसरे को अचर मानकर, ठीक है। और सॉल्व हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस खास बड़ी बात है तो बस लिमिट निकालना है। कोई आपको एरिया देता है, कोई आपको कर्वों से द्वारा घिरा क्षेत्रफल देता है, तब आप कैसे उसका एरिया निकाल के उसकी लिमिट लगाते हो उस डबल इंटीग्रेशन पर, वो मेन बात है इन क्वेश्चंस में। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना तुम जानते हैं। एक चीज हमने ये देखी थी कि कैसे हम कोई भी, हमें कार्टेशियन में एक्स और वाई में कोई समाकल मिलता है, उसे आर और थीटा में चेंज करके कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ भी आता है कि ध्रुवीय निर्देशांक ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके हल ज्ञात कीजिए। और कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको एक्स और वाई में थोड़ा सा कठिन लगेगा और आर थीटा में हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। तो जैसे नहीं लिखा है वो कहेगा सीधा हल कीजिए, सॉल्व इट। तो फिर आप किसी से भी कीजिए, वो एक्स और वाई में आप एक्स और वाई से ही कीजिए। आपको महसूस हो रहा है कठिन है तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, लिमिट चेंज करो, डी एक्स डी वाई की जगह आर टी थीटा डी आर लिख के उसे सॉल्व कर दो। लेकिन यदि आपको लगे कि ये तो मतलब एक तो तरीका ये, एक आप सीधे एक्स वाई में उसे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन होगा जिनमें वो कहेगा देगा एक्स वाई में, कहेगा ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके हल कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं, मान लो क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं 10। हम ले रहे हैं सेकंड बी एक्सरसाइज का, है ना। सेकंड बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि लिमिट है 0 से 1, एक्स से रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। यही 11th में, या 0 से 2 है, यही लिमिट है, ये x से इतना ही है, और x डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि ध्रुवीय निर्देशांकों में हल करके कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करने के लिए x की जगह तो रखते हैं आर कॉस थीटा, y की जगह रखते हैं आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई की जगह पर रखते हैं आर डी थीटा डी आर। ये मेन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दिया है कि ये तो इन जगहों पर रखी जाएगा सीधा। अब इनकी बात कर लेते हैं। दिया है कि समाकलन का क्षेत्र, अब जो इंटीग्रेशन वो तुम पे करवा रहा है वो इस क्षेत्र में करवा रहा है, ये लिमिट्स हैं इसकी। समाकलन का क्षेत्र वक्रों, अब 4 वक्र बना दिया करो। देखो ये डी वाई, ये किसकी लिमिट है, वाई की। तो y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर एवं x इक्वल टू, ये x की लिमिट है, dx यहाँ है तो x की लिमिट है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक गिरा है, ठीक है। आपको ऐसे पता चला कि समाकलन का क्षेत्र क्या है, वो इन वक्रों से गिरा है। इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई कर्व्स y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 1। इन कर्वों से गिरा है, ठीक है। अब क्या करें हम,
इनको किस में बदलें, पोलर में। तो देखो एक एक को बदलते चलो, y इक्वल टू एक्स, तो यहां लिखोगे r cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा। इसे लिखते हैं हम r cos थीटा, इसे लिखते हैं r sin थीटा, है ना। भले ही यहाँ साइन कर लो या cos कर लो, r से r कट जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो वैसे तो इसके अनंत आंसर आते हैं, पर इसका जो सबसे सटीक जो हमें दिखता है, सबसे छोटा और पॉजिटिव वैल्यू, वो π/4 है। सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू ले लिया करो, तो π/4 पे दोनों बराबर होते हैं। एक है y इक्वल टू एक्स, अब एक है y इक्वल टू रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कीजिए। इसे क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आपको पता होगा, ये भी मैंने बताया है, सीधे भी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, आर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। 2 एक्स का मान आर कॉस थीटा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की जगह आ जाएगा 2 कॉस थीटा। तो ये वक्र बदल गया इस वक्र में, ये वक्र बदल गया इस वक्र में। अब अगले को बदलो, अगला क्या है, एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स का मान कितना है, आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ आर तो 0 होगा नहीं, आर तो वो है ना दूरी, कभी किसी पॉइंट की कभी किसी पॉइंट की, तो कौन 0 होगा फिर, कॉस थीटा। और कॉस थीटा 0 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू π/2 पर। सबसे छोटा और पॉजिटिव मान तो यही होता है। अब लो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 लोगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें और कोई नहीं बनना, ये ऐसे ही एक्स इक्वल टू 1 इसमें बदल गया। तो आपको 4 वक्र मिल गए। कितने वक्र मिल गए, 4। ये थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/2, तो थीटा मिल गए। आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1। पहले आपका क्षेत्र क्या था, क्षेत्र तो अब भी वही रहेगा, तो पहले वाला बना देता हूं मैं। आपको याद है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इनसे गिरा हुआ क्षेत्रफल था, और ये था, है ना। भले पहले वाला बनाना चाहो तो पहले वाला बना सकते हो, गिरा है तो यहाँ बना देना, गिरा है यहाँ। देखो कैसे बनेगा, ये तो आपकी रही x एक्सिस और y एक्सिस। आपको दोनों तरफ बनाने, एक तो पोलर वाला तो बनाएंगे, ये निकालें हमने, एक कार्टेशियन वाला भी बना के आना है। y इक्वल टू एक्स क्या होती है, लाइन कहाँ से जाने वाली, ओरिजिन से, और कितना कोण बनाने वाली, 45 डिग्री यहाँ से जाती है। ये तो है y इक्वल टू एक्स, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स। और ये है, ये आपने देखा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये क्या है, सर्किल है ये। देखो यहाँ दिखा देता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, 2x को उधर लाया, 1 जोड़ दिया दोनों साइड, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दिख रहा है ना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या होता है, वृत्त जिसका सेंटर h के 10, तो उसका सेंटर है 10, त्रिज्या है 1, तो 10 सेंटर है, मान लो ये है 10, तो त्रिज्या 1 है, तो यहीं से तो जाएगा, तो 1 त्रिज्या का वृत्त, इसे टच कराते हो खींच दो, ये है, ठीक है। और जो आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसे थोड़ा सा मैं ज़्यादा एरिया लेने की वजह से ऐसे बना देता हूँ, y इक्वल टू एक्स, इसे गोल सा, ठीक है। तो आपके पास, और y इक्वल टू 0, ये क्या कह रहा है, एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, एक कह रहा है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहां से जाएगी, ये x इक्वल टू 1। तो इन चारों वक्रों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, पहले तो वृत्त और लाइन के द्वारा, एक तो ये आता है छोटा और एक ये आता है बड़ा, है ना। अब ये तुम्हें सीखना है कौन सा लिया, है ना। और इनके बीच में भी इनसे गिरा, इनके बीच में x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, तो इनके बीच में एक तो ये बचता है इतना बार छोटा, ये वाला, और एक ये वाला, ये 2 क्षेत्रफल आ गए आपके पास, है ना।
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में इन लाइन और वृत्त के द्वारा कौन सा, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये। अच्छा, अब यहां ये देख रहा है कि कौन सा है, तो देखो y इक्वल टू एक्स से कहां जा रहे हैं आप, स्ट्रिप कहां से कहां जा रही है, यहां से इस कर्व से, इस कर्व मतलब लाइन से, कहां, इस पर मतलब वृत्त पे। तो स्ट्रिप ऐसे है, पहले स्ट्रिप ऐसे थी और ये क्षेत्रफल था। ठीक है, कई बात समझ में, ये तो था पहले ऐसा हो रहा था। इसको हम करते सॉल्व, लिमिट पेमेंट लगाते तो आंसर आ जाता। ठीक है, अब क्या करना है, क्षेत्रफल यही रहेगा, देखते हैं कैसे। पहले है इसमें, अब पोलर के लिए क्या बनाएंगे, ध्रुवीय निर्देशांकों में क्षेत्र के लिए, अब इसे मैं यहां बना रहा हूं, ये तो मैं यहां बनाना था, इसको मैं यहां बना देता हूं। देखो ध्रुवीय निर्देशांक तो एक ही चीज होती है, एक तो होता है ध्रुव और एक होती है इनिशियल लाइन, मतलब एक तो होता है पोल और एक होती है इनिशियल लाइन, बस। थीटा इक्वल टू π/4, इससे π/4 बनाती हुई लाइन खींच दो एक, थीटा इक्वल टू π/4, ये तो लो साहब 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू π/2, तो इससे बनाती हुई ये थीटा इक्वल टू π/2, 90 डिग्री। इससे एंगल बनते हैं, ये π/4 45 डिग्री, ये 90 डिग्री पूरा यहां तक। ये तुम्हें पता है, बस व्रत था, ये अब भी वही व्रत है, व्रत ही रहेगा, ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अब भी वही व्रत है। तो ये व्रत देखो, देख ऐसे भी तुम्हें पता चली होगी, देखो इसमें x इक्वल टू 0 यही लाइन थी, वो ये लाइन है, y इक्वल टू x ये लाइन थी, वो अब भी वही लाइन है, वही है। तो ये व्रत भी वही रहेगा, ऐसा थोड़ी कोऑर्डिनेट बदलने से उसकी आकृति थोड़ी बदल जाए, आकृति यही आनी है सेम, पर ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा है। जैसे तुम ये कहीं x इक्वल टू 0 y थीटा इक्वल टू π/2 बना, y इक्वल टू x थीटा इक्वल टू π/4 बना। अब ये है, ये व्रत है, तो ये व्रत तुम्हें पता है वही व्रत है, सेंटर 1 0 त्रिज्या 1। तो पहले तो ये व्रत तो खींची दो तुम, है ना, ये है 1 0 और त्रिज्या है इसकी 1। भले ही अब यहाँ 1 0 मत दिखाओ सेंटर, अब तो तुम एक ही चीज लिख दो, ये कौन सा व्रत है, r इक्वल टू 2 cos थीटा। ये व्रत है कौन सा, r इक्वल टू 2 cos थीटा, ये व्रत है। ठीक है, और r cos थीटा इक्वल टू 1। अब ये आपको पता चलनी चाहिए कि ये यही लाइन आएगी, कौन सी, ये वाली, यही तो रहेगी ये। अब कैसे पता करें, कैसे पता करें, तो इसमें रख के देखो, वैसे तो पता है x इक्वल टू 1 को ही ऐसे लिखा है, इसको x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और x इक्वल टू 1 हम खींचना जानते हैं, सीधा सरल, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रख के देखो, r और थीटा निकलते चले जाएंगे। जैसे तुमने रखा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन पे देखना चाहते हैं, इस लाइन पे कहाँ है ये वक्र, तो इस लाइन थीटा इक्वल टू 0 रखा तो r इक्वल टू 1 आएगा, तो मतलब यहाँ है, यही तो है r इक्वल टू 1। तो एक तो ये पॉइंट है वक्र पर। अब रखो तुम थीटा इक्वल टू π/4, इस लाइन पे देखना चाहते हैं, थीटा इक्वल टू π/4 रखा, तो π/4 रखोगे तो ये 1/√2 आएगा, है ना, 1/√2 मतलब √2 इधर पहुंच जाएगा, तो r का मान 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, मतलब चेंज करने में, ये आएगी वही लाइन, वही लाइन आएगी, क्योंकि यही तो है, r cos थीटा को x लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 1 ही तो है, तो ये आ गया, ये वक्र आ गया। अब इसमें देखो, अब इसमें स्ट्रिप ऐसे थोड़ी लेनी है, पहले थी ऐसे स्ट्रिप, तो अब स्ट्रिप कैसे जाती है, अब तो स्ट्रिप ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे स्ट्रिप जाएगी और ऐसा अल्पांश होगा, क्या होगा अल्पांश, r cos थीटा, सॉरी r डेल्टा थीटा डेल्टा, समाकलन करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, इसमें। तो बस अब कर दो, आपको जो इंटीग्रेशन दिया है, दिया गया समाकलन i इक्वल टू, डबल इंटीग्रेशन तो करना ही करना है आपको, x² प्लस y² को r² लिखते हैं, ये तुम्हें पता ही होगा, dx dy को r d थीटा dr लिखते हैं, ये तुम्हें पता ही है, बस ये लिमिट्स लगा दो। अब लिमिट्स इनसे मत लगाना, कहीं तुम ये सोचो कि यहाँ इन r थीटा में चेंज करना, इस क्षेत्रफल से लगेगी लिमिट, किससे लगेगी, जितना इनसे लगेगी, क्षेत्रफल से, ये हेल्प करेंगे आपकी क्षेत्रफल से पर।
कि डी आर है तो आर की लिमिट चाहिए। तो आर ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो आर इक्वल टू 0 से कहाँ पे जा रही है स्ट्रिप, यहाँ, कहाँ तक जा रही है, इस वृत्त पे जाके हमेशा खत्म होगी स्ट्रिप, होगी ना। तो मैं कहोगे सर जी यहाँ तो वृत्त पे नहीं हो रही, तो वो कंडीशन तो ये लगाएगी ना, ये लाइन, ये लाइन। तो आर इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहे हैं आप, वृत्त तक। यहां है आर इक्वल टू 0, यहां से ये स्ट्रिप वृत्त तक जाएंगी और स्ट्रिप इस पे भी खत्म हो जाएंगी। थीटा की तो फिक्स हो गई ना, थीटा तो कहां से कहां तक है, π/4 से, थीटा की तो फिक्स है कितना, π/4 से थीटा इक्वल टू π/2 है ना। और अब हमें आर की फिक्स करनी है, आर की एक वैल्यू तो है आर इक्वल टू 2 cos थीटा। यहां से एरिया लेना है आर इक्वल टू 0 से, कहां तक जाना है, वृत्त तक जानी है स्ट्रिप, तो आर इक्वल टू 2 cos थीटा। लेकिन समस्या ये है कि ये स्ट्रिप यहां वृत्त तक नहीं जाएगी, यहां वृत्त तक थोड़ी जाएगी स्ट्रिप, स्ट्रिप यहीं रुक जाएगी। ये वाली तो सब वृत्त तक जाएंगी, ये जो यूँ जाएंगी ऐसे, ये यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगी वो तो वृत्त तक जाएगी नहीं, यहाँ रह जाएगी। तो उसके लिए क्या इलाज करें, इसमें एक कंडीशन ये भी है ना, क्या है ये है आर कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये है, ठीक है। इसमें एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो यदि आपने ऐसे ही कर दिया ना जैसे मैं करूं अभी, r इक्वल टू 0 से यहां से और मैं चले जाऊं वृत्त तक, वृत्त का इक्वेशन क्या है, r cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, वृत्त पे r का मान ये है। तो इसे करने से पता है कौन सा क्षेत्रफल आ गया है, π/4 से π/2 के बीच में, 0 से लेके कहां तक स्ट्रिप, वृत्त तक, तो ये भी क्षेत्रफल आ गया, जो छोटा सा यहां मैंने छोटा दिख रहा है ये भी क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इसे माइनस करना पड़ेगा, आप इस क्षेत्रफल पर भी समाकलन हो गया, इसे माइनस करना पड़ेगा। इतने टिपिकल और सवाल नहीं होंगे ना, ये ही है। तो इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं, सारे जो कंडीशन दी हैं क्षेत्रफल पहले वो निकालना है, फिर वो किससे घिरा हुआ है ये देखना है, फिर उसे पोलर में बना के फिर लिमिट्स लगानी है ना। इसमें ही ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये इसमें से माइनस और करना पड़ेगा, है ना। उस माइनस को देखो, ये माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कैसे देखेंगे, यहाँ तो छोटा है, यहाँ दिखा देता हूँ इसको। इसमें स्ट्रिप, इसमें मत बनाना वो, तुम वहाँ बनाना। इसमें स्ट्रिप ऐसे जाएगी, यहीं से आ रही होगी स्ट्रिप, तो यहीं से, है ना। लेकिन वो ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे आ रही होगी, लेकिन हम लिमिट कहाँ से लाएंगे आर की, यहाँ से। अब आर हमें यहाँ से नहीं चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ से। तो इसमें माइनस क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन वही रहेगा, आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर, जिसका करना है समाकलन वो तो वही रहता है। थीटा की लिमिट वही रहेंगी, 0 से इक्वल टू π/4 से थीटा इक्वल टू π/2। यहाँ से यहीं तक जाना है, ये π/4 है, ये π/2 है। लेकिन आर का मान कहाँ से, आर की जो वैल्यू है इस लाइन से, इस लाइन पे आर की वैल्यू कितनी है, 1/cos थीटा से कहां तक माइनस करना है, एक बार ये और देख लो, कहीं ये मैंने लाइन यहीं से तो नहीं जा रही कहीं, क्योंकि अरे बहुत माइनर मिस्टेक हमने एक की है, मतलब मिस्टेक नहीं कह सकते अभी, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट कौन सा है, कहीं ये लाइन यहीं से तो नहीं जा रही। क्योंकि अभी हम कौन सा डायग्राम ग्राफिकल बना रहे हैं, जो ये पॉइंट और ये मतलब सही आएंगे सारे पॉइंट, मैंने लाइन सीधी खींची थी वैसे ही इस 1 0 को देखते हुए, कहीं ये बनी हो पॉइंट देखना। एक तो है y इक्वल टू एक्स और एक है ये
ये मतलब ये ना y इक्वल टू, इन दो वक्रों का मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन के कौन से जगह पे ये काटेंगे। तो y इक्वल टू एक्स इसमें रख दो, है ना, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, गलती हो गई देख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दो जगह काटेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे। बहुत बड़ी गलती हो गई क्या, ये दोनों वक्र जो वृत्त और ये कहाँ काटेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर और एक्स इक्वल टू 1 पे। एक्स इक्वल टू 0 लोगे तो वहाँ वाई भी 0 आएगा, एक्स इक्वल टू 1 लोगे वहाँ वाई भी बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाई और एक्स बराबर है ना इस कर्व पे, इस लाइन पे। तो देखो ये ऐसे ना बन के, इसमें ये मिस्टेक हुई है, ये लिखना है आपको, हिस्सा बढ़ जाएंगे अब, बाकी ये हमारे कर्व सेम है। तो ये लाइन जो ऐसे है ना, ये ऐसे जाएगी, यहाँ है इसका सेंटर, ये थोड़ा वृत्त हमारे, जब ही तो कह रहा हूँ मैं, ये सही थोड़ी बन रहे हैं, उसी जगह से जाएगी, किससे, जहां पर ये लाइन और ये वृत्त काटते हैं उसी जगह से जाएगी ये लाइन, x इक्वल टू 1। ऐसे इसमें ये मिस्टेक हुई है, ये ऐसे नहीं जाएगी, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, ये ऐसे जाएगी, ये वृत्त गलत बन रहा है। नहीं, जहां पर वृत्त और ये लाइन काटेंगी उसी पॉइंट से ये लाइन जाएगी, ये है 10 सेंटर। तो अब आपको कोई समस्या नहीं आनी, अब तो सीधा ये दो क्षेत्रफल आ गए, एक तो ये क्षेत्रफल आ गया, एक ये आ गया। अब हमें इस पर सीधे स्ट्रिप कहाँ से 0 से कहाँ तक जाएगी, हर बार ये स्ट्रिप किस पे खत्म हो जाया करेगी, वृत्त पे। जब समस्या आ रही थी वो गलत बन गया था। तो आपको देखना पड़ेगा, 3 कर्व कहीं हैं तो देखना पड़ेगा क्या तीनों कर्व एक ही जगह काट रहे हैं क्या, समझ ध्यान से ले, एग्जाम्पल में भी देखा होगा तीन चीज। तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू, अब तो क्या हो जाएगा, इस वृत्त पे जाएगी सीधी स्ट्रिप 0 से कहां तक, वृत्त पे, वृत्त पे r का मान कितना है 2 cos थीटा, ठीक है। अब तुम ये मत कहना सर ये लाइन किसी काम नहीं आई, यहां नहीं आई, क्योंकि हमें ये इसने और इसने लिमिट दे दी और स्ट्रिप हमेशा किस पे जा रही, वृत्त पे, तो नहीं है ये लाइन काम में। बस इसकी लाइन की काम आने का कह भी सकते हैं, ये लाइन काम में भी आ रही है, नहीं ये लाइन यहां होती तो दिक्कत कर रही थी ना अभी ऐसे। तो ये समाकलन तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये आर क्यू है, तो आर क्यू का इस समाकलन को कैसे करते हैं मैंने तुम्हें बताया, बाहर वाले समाकलन को छेड़ो ही मत, अंदर वाले को सॉल्व करो। तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 2 cos थीटा, और ये हो गया आर क्यू और डी आर और डी थीटा बाहर निकाल दो। तो π/4 से π/2, आर क्यू का हो गया r4/4, 0 से 2 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। तो 1/4 तो आ गए, r4 करोगे तो इसमें 2 वही जाएगा, 16 हो जाएगा वो, और π/4 से π/2 यहाँ हो जाएगा cos 4 थीटा डी थीटा। अब cos 4 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तुम्हें पता होगा, अब वो तो लगा नहीं सकते क्योंकि लिमिट क्या है, π/4 से π/2 है, गामा वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, 16 ये 4 हो जाएगा, π/4 से π/2, इससे लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लिख लेंगे, cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे cos इंटू cos क्यू लिख लो, cos इंटू cos क्यू, और जो cos क्यू है ये बन जाएगा 3/2 डी थीटा। नहीं बात सुन में, cos इंटू cos क्यू, और cos को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां मान लो लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, तो इससे भी चलो पहले वाले से ही कर लेते हैं, इसमें फिर ये समस्या हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, उसका भी समाकलन फिर हम पे
होगा नहीं, ऐसे ही लिख लो इनटू दिस। ठीक है, अब इसमें इसका गुणा अलग कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अलग कर दिया डी थीटा, है ना। और इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 + 2 कॉस 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं इसे, तो इसको माइनस इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या चाहिए, 4 का गुणा चाहिए ऊपर, जब भी तो साइन 2 थीटा बनेगा का होल स्क्वायर। तो 4 का गुणा किया तो 4 का भाग भी देना, देखो 2 का स्क्वायर है ना इंटू डी थीटा, ये है। ये तो मैं दिख नहीं रहा नीचे, मतलब साइन 2 थीटा का भी होल स्क्वायर आ रहा है, तो वो फिर तो मैं दोबारा समस्या दे देगा। तो फिर ऐसे करो, मैं उससे बचना चाह रहा था, मुझसे हम बच नहीं पा रहे, पर ऐसे करो, क्योंकि देखो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अभी लग बताया था 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो मैं क्या चाहिए cos 4, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 4, 16/4 4 हो गया, π/4 से π/2 cos 4 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर टी थीटा, ये आ गया। तो ये 4 से होल स्क्वायर 4 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, π/4 से π/2, 1 का पहले के वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और बीच में दोनों का गुणा का दुगुना 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब फिर इस cos स्क्वायर को फिर बदलो इंटू डी थीटा, तो इसका तो समाकलन हो गया थीटा, इसका समाकलन हो गया cos 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, समाकल कर रहे हो तो प्लस में, सॉरी, और अपॉन क्या आएगा 2, और एक 2 इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, और इसके लिए इन पे लिमिट लगेंगी π/4 से π/2, और इसको अलग कर लो, cos स्क्वायर 2 थीटा को दोबारा यहीं से 1 + cos 4 थीटा अपॉन 2, और इसकी लिमिट क्या है π/4 से π/2, और यहाँ आएगा डी थीटा। सही है, अब देखो π/2 यहाँ रखोगे, माइनस π/4 रखोगे तो π/4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, π/2 पे वैल्यू 2 है ना, तो π/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, π/4 रखोगे तो π/2 बचेगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, और प्लस 1/2 का 1/2 डी थीटा, और प्लस 1/2 cos 4 थीटा का साइन 4 थीटा अपॉन 4, इस पर लिमिट लगा दो π/4 से π/2, तो आ गया π/4 -1, यहाँ π/2 रखोगे माइनस π/4 रखोगे तो π/4, और 1/2 गुणा हो रहा है तो कितना बचेगा π/8, ये हो जाएगा 1/8 है ना, 1/8, यहाँ π/2 रखोगे तो 2π आएगा, साइन 2π वो 0, π/4 रखोगे तो साइन पाई आएगा, वो भी 0, तो ये वैल्यू आ गई। और π/4 + π/8 होता है 3π/8, यहाँ 2 का गुणा कर लो, 2π/8 और 1π/8 तो 3π/8, और ये होगा माइनस का 7/8, तो 8 कॉमन ले सकते हो आप, 3π - 7, ये है इसका क्वेश्चन बी का 10वां। इसमें ये दे रखा है 3π - 8/8, हमारा आ रहा 3π - 7/8, तो इसमें तुम मिस्टेक देखो कहाँ है। अच्छा, ये वैसे ही लिख दिया है 1/8, तो मैंने है ही नहीं, क्योंकि ये टर्म तो दोनों बार 0 हुआ है ना, मैं उसको रख के बैठा था 1/8, इसकी वैल्यू लिखता उससे आगे, पर वो आई नहीं वैल्यू, तो 0 आई।
तो ये आएगा, और 3π/8 -1 आएगा ये ना, तो उसमें से 8 कॉमन ले लेंगे तो 3π या -8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे आपको पोलर वालों को, वो कार्टेशियन वालों को पोलर वाले में बदलना है। ठीक है, यदि तुम ये चीज़ सीख गए तो आपको एक चीज़ में बड़ी हेल्प मिलने वाली है, और वो चीज़ क्या है वो समझो। वो है समाकलन का, अगली एक्सरसाइज है समाकलन का क्रम परिवर्तित करना। ये बहुत मोस्ट है इस चैप्टर में, है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चेंज, क्रम परिवर्तित करने का मतलब, जैसे मैंने तुम्हें बताया था किसी फंक्शन का, है ना, ये जरूरी नहीं है, और लिमिट भले ही इनकी लग रही हूं, ये जरूरी नहीं है कि f(x,y) dy/dx इसके बराबर आए, कोई जरूरी नहीं है, भले लिमिट को आप देख सकते हैं। तो फिर ये कब बराबर आएगा सर, मुझे कभी बदलना पड़ गया dx dy, इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये है पहले समाकलन y के सापेक्ष होगा, है ना, और इसका मतलब पहले समाकलन x के सापेक्ष होगा। अच्छा सर जी कहोगे सर जी इससे क्या फर्क पड़ रहा है, पहले x के सापेक्ष कर लो चाहे y के, दूसरा तो कांस्टेंट ही रहना है, फर्क पड़ रहा है। कभी कभी किसी किसी फंक्शन का y के सापेक्ष समाकलन करना है, x को कांस्टेंट मान के पॉसिबल नहीं है, लेकिन y को कांस्टेंट मान के x के सापेक्ष पॉसिबल है, तो वो समाकलन सॉल्व नहीं हो पाते। यदि वो ऐसे लिख रहा है तो हो सकता है उसे ऐसे लिख के सॉल्व किया जा सके, वो ऐसे लिख रहा है सॉल्व नहीं हो रहा, हो सकता है उसे ऐसे लिख के सॉल्व किया जा सके। तो हमें जरूरत पड़ती है समाकलन का क्रम परिवर्तित करना, dx dy को dy/dx में कैसे बदलते हैं, तो ये बराबर आ जाते हैं यदि आप लिमिट को सही मैनेज करें तो वो हम सीखते हैं, है ना। तो आप इसमें बस एक लाइन लिख सकते हो, कभी कभी, ऑफन, ये को हल करना कठिन होता है, तब इसे I1 नाम दे दूं, इसे I2, तब I1 इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिखूं f(x,y) dy/dx, इसका क्रम परिवर्तित कर दिया, या I2 इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन f(x,y), इसका क्रम परिवर्तित कर दो, dy/dx को dx/dy कर दो। को आसानी से हल किया जा सकता है, इसे समाकलन का क्रम परिवर्तित करना कहते हैं। Often the solution of this and this is difficult या not simple, and इनको इस तरह से लिखो, can be solved easily, so और and it is called change of order of integration। मतलब ये है कि हो सकता है ऐसे सॉल्व ना हो, या ऐसे करके हो जाए, हो सकता है ऐसे सॉल्व ना हो सकता है, इसमें मैंने ये लिखा है किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हो नहीं रहा तो वो समाकलन का क्रम परिवर्तित करके हो ही जाएगा, तब भी नहीं हो शायद, पर मैक्सिमम मतलब पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो जाए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सेकंड सी निकालिए आप, सेकंड सी, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0 से 1 √x से 1 e⁻x/y dx dy, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 0 से 1 y से 1 e⁻x² dy/dx। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0 से 1 y से 1 x² cos x² - xy dy/dx।
ये 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं। हालांकि सी में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सब क्रम परिवर्तित करने के हैं। इस क्वेश्चन को खास तौर पे देखिए। सबसे पहले समाकलन किसके सापेक्ष करना था? y के सापेक्ष करना है, इस फंक्शन का करना पड़ेगा। और आपको सर ने सिखाया होगा कि e की पावर x का समाकलन हो जाएगा, e की पावर ax का हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी लगा दो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा हमसे, e की पावर a अपॉन x का। यदि वेरिएबल नीचे पहुंच जाता है तो नहीं होता है ना। तो इसमें इसको ही ढंग से देखो, इसी को देख लो बस। तुम जब x कांस्टेंट मानोगे इसका समाकलन जब हो जाएगा, या y कांस्टेंट मानो जब हो जाएगा। यदि तुमने x कांस्टेंट माना तो वेरिएबल कौन है? y। वेरिएबल कहाँ गया? नीचे। समाकलन नहीं होगा हम पे। और करना किसके सापेक्ष है? पहले dy लेगा है, तो पहले y के सापेक्ष करना है, और y नीचे है तो इसका समाकलन नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी मतलब गुस्सा सी आ रही होगी कि यार इसका x के सापेक्ष हमसे करवा ले पहले, तो हम कर दें। फिर उनको सर जी बाद में वो बात की देखेंगे, पहले स्टार्टिंग तो हो। स्टार्टिंग नहीं करने दे रहा वो तो हम सोच रहे हैं कि dx dy कैसे भी dy dx में चेंज हो जाए। अब ऐसे नहीं होता आसानी से dx dy की जगह dy dx कर दिया है ना। ये क्वेश्चन e की पावर x स्क्वायर, इसका भी नहीं हो रहा। तुम्हें पता है वेरिएबल की 2 घात लग जाए, 3 घात लग जाए, 4 घात, मतलब वेरिएबल का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। e की पावर ax प्लस b तक तो हम कर सकते हैं, उसमें तुम किसी का गुणा कर लो कांस्टेंट का और कुछ जोड़ लो घटा लो, लीनियर फंक्शन बोलते हैं, सही रैखिक फलन। इस तक तो ठीक है। यदि तुम उसका 2 घात का कर देते हो, 3 घात का कर देते हो, 4 घात का कर देते हो, उसे नीचे ले जाते हो, माइनस घात कर देते हो, रूट पावर लगा देते हो, मतलब 1 घात के अलावा कुछ और घात का फलन आ गया ना x का 1 घात के अलावा कुछ और घात का फलन आ जाता है तो नहीं होता। ये सब में ही है, ये साइन में भी है। साइन x का हो जाता है तो साइन ax प्लस b का भी उसी तरीके से हो जाता है, बस कांस्टेंट से क्या दे देते हैं? भाग, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है ना। तो जब जब किसी फंक्शन का लीनियर फंक्शन वो बना रहता है ना, वो लीनियर फंक्शन का फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन का फंक्शन हो। ऐसे ही लॉग का, लॉग ax प्लस b का तो आप कर दोगे इस मेथड से, लेकिन आपसे पूछा जाए लॉग रूट x का नहीं कर पाओगे, लॉग 1/x का नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें x की घात 1/2 है, इसमें x की घात -1 है। तो 1 घात के अलावा जितनी भी घात हो गई, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, बट्टे में हो, कैसे भी हो, 3/4 घात हो, चाहे 2 घात हो, 5 घात हो, नहीं होता। बस लीनियर घात चाहिए। लीनियर घात मतलब 1 घात, कितनी पावर 1। इसका x के सापेक्ष हो जाएगा, मुझे पता चल रहा है x ऊपर है, y कांस्टेंट मानूंगा, y नीचे, कांस्टेंट की तरह s समझो, x/2 लीनियर फंक्शन x का, बिल्कुल सही बात है। इसका x ही 2 घात है, नहीं होगा, y के सापेक्ष हो जाएगा क्योंकि y तो इसमें ही नहीं, y के लिए तो एक कांस्टेंट है, हो जाएगा। cos के अंदर x तो 2 घात में आ रहा है, तो इसका x के सापेक्ष नहीं होगा। और करवा भी किसके सापेक्ष रहा है? x के सापेक्ष, नहीं होगा, नहीं हुआ। तो फिर किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? इसका पहले y के सापेक्ष। अब y के सापेक्ष कर भी नहीं सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्रम परिवर्तित, है ना। तो आप इसके सामने एग्जांपल लिख सकते हो। इसमें x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, ये कठिन है। और जबकि y को अचर मानकर x के सापेक्ष समाकलन सरल है। इसको, इसमें y तो है नहीं, तो y को अचर मानकर x के सापेक्ष समाकलन, y है ही नहीं, हालांकि कठिन है। विद क्रॉस का मतलब मेरा कठिन है, हो सकता है हो जाए लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि इसका होगा ही नहीं, हो सकता है हो जाए, हमें तो नहीं पता। देखो आसानी से नहीं होगा। तो x के सापेक्ष समाकलन, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन सरल। सेम इसमें लिखना है कि x को, वो y को अचर मानकर x के सापेक्ष समाकलन तो कठिन है। ये मैंने इसके लिए एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं इंटीग्रेशन का। यदि आपको जरूरत पड़ रही है, और मुझे जरूरत तो पड़ती है, देखो ये क्वेश्चन, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना सीखते हैं। देखिए, देखो वहां एक एग्जाम्पल भी था और यहाँ क्वेश्चन भी है। ये बता रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, वही कि dy dx कर दें और dx dy कर दें तो दोनों बराबर नहीं आते, है ना। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ
सेकंड सी का क्वेश्चन लास्ट में ही करा रहा हूं, क्वेश्चन 16। सिद्ध कीजिए 0 से a और 1/2 रूट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। आपकी यूनिट 4 खत्म होने वाली है। v dx dy, मतलब यहां समाकलन दिया नहीं, मतलब कह रहा है वो समाकलन सॉल्व मत करो, तुम ये सिद्ध कर दो जो मैं लिख रहा हूं। तो ये वैल्यू यहां कोई फंक्शन दिया नहीं, समाकलन करवाना होता तो दे देता, नहीं करवाना उससे समाकलन के रूप में ले आओ। 0 से a/2 रूट में a² माइनस 4y² और रूट में a² माइनस y² v dy/dx प्लस 0 से a/2 से a, 0 से रूट में a² माइनस y² v dy/dx। इसको मैं जब ही लाने की सोचता हूं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहां जो लिमिट लग रही है वो ठीक है, लिमिट तो बदल ही रही है, लेकिन यहाँ v फंक्शन था वो सब है ही है, यहाँ dx dy है, यहाँ dy/dx है, यहाँ dy/dx है, तो दोनों ओर इधर dy/dx है ना। वो चालाकी इतनी भी कर सकता है, हालांकि बुक के किसी क्वेश्चन में कर नहीं रखी, वो इसको इधर ले जाए, कहते इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना, तो तुम कहीं भूल जाओगे यार ये कैसे लाएंगे, माइनस कैसे लाएंगे, इधर सॉल्व कैसे करें, v तो दिया ही नहीं। v दिया होता तो तुम सॉल्व करने की भी सोच लेते, चलो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे, वो वैल्यू जो आएगी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों बराबर तो हम कर देंगे LHS इक्वल टू RHS। अब वैल्यू तो आनी नहीं इनकी, तो याद रखना वो कैसे प्रूफ किया जाएगा। तुम तो ये देखना dy/dx dx dy बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं तो समझ जाना समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। क्रम परिवर्तित करना है तो उसको लेके बैठ जाना जो सबसे डिफरेंट है। जैसे ये इन सबको मैं इधर भी पहुंचाऊं तो ये अलग देखेगा, ये dx dy वाला है, dy/dx वाला है, dy/dx वाला है, तो एक को लेके बैठ जाना जो सबसे डिफरेंट है। सब एक जैसे उनको मत लेना, जो सबसे डिफरेंट है उसे लेके बैठ जाना और उस पर काम करना स्टार्ट कर देना। जो और सब पे माइनस वाले हैं वो सब उसके बराबर आएंगे, उन सबको माइनस में इधर बुला के, क्योंकि मैं बोलूं a बराबर b प्लस c लिखना, चाहे a माइनस बी इक्वल टू सी लिखना, चाहे a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 लिखना, तो सही माने से b माने वैसे c माने, तो वो उसे ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है, आपको देखना पड़ेगा ना। हालांकि ऐसा किया नहीं है आज तक, मैं बता रहा हूं मेरा दिमाग शायद ऐसा कर दे, ठीक है। तो ये तो मेरे दिमाग में आ गया इस क्वेश्चन को देखते ही कि मुझे करना तो समाकलन का क्रम है, क्रम को परिवर्तित करना है, ठीक। तो देखो LHS में दिए गए समाकलन के क्षेत्र की सीमाएं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए कि जो तुम RHS में मुझे दे रहे हो ना, उसमें जो समाकलन दिया गया है कि क्षेत्र की सीमाएं क्या क्या है। x इक्वल टू ये किसकी लिमिट है, हाँ x की, dx है तो ये लिमिट x की, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, तथा y की लिमिट कितनी है, y इक्वल टू यहां से यहां, पहले नीचे वाली लिखा करो पहले, नहीं तो गलती हो जाएगी, रूट में a² माइनस x² से y इक्वल टू रूट में a² माइनस x², है ना। अब इन चारों की शकल बताओ ये क्या क्या है, इसमें बस इसी के नंबर है लिखने के कि आप कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। तो आप बताना है कि हमारे समाकलन की जो क्षेत्र की सीमा है वो ये है। सबसे पहले छोटी वाली लिखा करो, किसी की भी लिख दो, x की लिख दो चाहे y की, पर पहले छोटी फिर बड़ी, ये पता चलनी चाहिए dy है तो y की है, dx है तो x की। वैसे ही मैंने बताया था जिन लिमिट में x आता है वो x की नहीं होती, जिन लिमिट में y आता है वो y की नहीं होती, इनमें x आ रहा है तो x की नहीं है, और यहाँ दो ही वेरिएबल है तो किसकी है, y की, ठीक है। ये y की है तो फिर ये किसकी है, x की, ऐसे भी देख सकते हैं। पर ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा फुकता है, इधर dy तो ये y की, इधर dx तो x की। इन चारों की शकल बनाओ, तो शकल बनाने के लिए देखते हैं x इक्वल टू 0 ऐसे करके ना, x इक्वल टू 0 बाई अक्ष का समीकरण है, किसका समीकरण है, बाई अक्ष का। इसे मैं खींच दूंगा, ऐसी बना दो जिन्हें तुम खींच सको, यदि तुम इसे खींचने में समर्थ हो तो मत बनाओ। दूसरा x इक्वल टू a बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है ना। इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो लिख लो, लिमिट्स ऑफ एरिया ऑफ इंटीग्रेशन गिवन इन RHS, गिवन इन RHS। तो फर्स्ट x इक्वल टू 8 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a,
तक लगाना चाहें तो आप हिंदी वाले, और फ्रॉम y इक्वल टू दिस टू y इक्वल टू दिस। फर्स्ट x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सेकेंड x इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। ये लाइन के ही इक्वेशन है दोनों, एक बाई अक्ष का है, एक बाई अक्ष के समांतर रेखा का है। तो मैं दोनों को तो खींच दूंगा, क्या बनेंगे ये दोनों, चलो यहां बना देता हूं, थोड़ी जगह यदि कम पड़ेगी तो। इसमें भी दो चित्र बनेंगे, पिछले वाले में भी दो बन रहे थे। x इक्वल टू 0 कहाँ है, ये रही। x इक्वल टू a कहाँ है, ये रही। a हम पॉजिटिव मान लेते हैं, कहीं भी होगी, इधर होगी इधर होगी, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, ये y इक्वल टू 1/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 को इधर भेजो, स्क्वायर करो तो ये क्या हो गया 4y स्क्वायर, है ना, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये तुम्हें पता चल रही तो इलिप्स है, कैसा इलिप्स है वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इलिप्स खींचना तुम कब जानते हो, जब यहाँ 1 हो, तो इसके नीचे ले आओ a स्क्वायर को, प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4 को और नीचे ले आए a स्क्वायर के भी, ये आएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 4 है, y के मल्टीपल में 4 तो a स्क्वायर के नीचे जाएगा, ठीक है। इस इलिप्स को खींचना तुम जानते हो, तो इस ऐसी शक्ल बना दी। तो मैं लिख सकता हूं जो दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0, ये कौन सा दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है 0 0, ये आपका दीर्घवृत्त है ना, आप तो एक ही जानते हो बस स्टैंडर्ड वाला, जिसका केंद्र 0 0 है और इसकी दीर्घ अक्ष कितनी है, इसका रूट a, लघु अक्ष इसका रूट a/2 तथा दीर्घ अक्ष a एवं लघु अक्ष माइनर एक्सिस है a/2 है, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। वो सेंटर इज 0 0 एंड मेजर एक्सिस इज a एंड माइनर एक्सिस इज a/2। तो मैं इसे खींच सकता हूं, मेजर एक्सिस a है तो मतलब यहां से जाएगा वो, ये इसका सेंटर है, इधर माइनस a वाला होगा और ऊपर a/2 है। अच्छा बना लेना है ना, कुछ इस तरह का दीर्घवृत्त बनेगा। ये पॉइंट क्या है a/2, ये पॉइंट तो है 0, a/2 और ये पॉइंट है -a, 0, ये पॉइंट है a, 0। आपको पता होगा ये 0, b होता है, ये 0, -b है, ये 0, -a/2, b की जगह कौन है a/2। थर्ड वन, फोर्थ क्या है, ये है फोर्थ, y इक्वल टू रूट में a स्क्वायर। सबको देख रहे हैं और सबको ट्रेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्षेत्रफल चाहिए मुझे, ये कौन से क्षेत्रफल पर समाकलन करवा रहा है अभी का, तो वो क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं मैं कि इन दोनों लाइन के बीच में, ये पता चल गया इन दोनों लाइन के बीच में, इधर वाले कोई काम नहीं है, ठीक है। इस दीर्घवृत्त के द्वारा गिरा हुआ तो ये आ रहा है और अभी एक और कर्व हो रहा है, ये क्या करेगा देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जो किसका समीकरण है, जो वृत्त का समीकरण है, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका केंद्र क्या है 0 0, त्रिज्या a, जिसका केंद्र उस सेंटर इज 0 0 एवं रेडियस तथा त्रिज्या a है। तो ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तो यही है और त्रिज्या a है, तो वो भी यहां से जाएगा लेकिन इधर ऐसे जाएगा, ये a त्रिज्या का है, ये a/2 है तो ये a, ये हो गया 0, -a, ये हो गया 0, a और वो तो है ये a0 और -a0, है ना। अब देखो इन दोनों लाइन के बीच में, है ना, और दीर्घवृत्त से स्ट्रिप आपकी इससे जा रही है, ये क्या है दीर्घवृत्त, यहां से कहां जा रही है वृत्त पर, तो दीर्घवृत्त से वृत्त पर जा रही है, तो ये आएगा दीर्घवृत्त से वृत्त पर, दीर्घवृत्त से वृत्त पर। अच्छा स्ट्रिप ये और पता नहीं ये dy लग रहा था, तो स्ट्रिप किसके समांतर, y के समांतर, यहां जो लगता है उसके समांतर। तो पहले ऐसे हो रहा था आपका, ये तो क्षेत्र आया, समाकलन का क्षेत्र ही आया, समझ में आ गया होगा सबकी में, इन दोनों लाइन के बीच में है।
दीर्घवृत्त और वृत्त के द्वारा घिरा हुआ है, तो दीर्घवृत्त और वृत्त के द्वारा या तो ये आया या ये आया है। अब वृत्त से दीर्घवृत्त पे जा रहे होते और माइनस में होते, ये माइनस में आएंगे ना, ये क्वाड्रेंट माइनस में है। तो अब तो हमने एग्जैक्ट बनाया है चतुर्थांश, और वैसे तो सही है, ये वैसे तो एग्जैक्ट ही है। वृत्त ऐसे ही नीचे चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे में ही जाएगा, दूसरे में जाएगा, पहले में जाएगा, ऐसे ही दीर्घवृत्त से। वो तो ये नहीं पता कि ए है, उस एक है तो ये भी एक पे ही वहीं काटेगा क्या, वो हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए गलती हो गई थी। तो इसमें क्या है, दीर्घवृत्त से वृत्त पे जा रही है स्ट्रिप, तो दीर्घवृत्त से वृत्त पे जा रही है। और ये कैसे पता चला है कि बाई अक्ष के समांतर है, क्योंकि यहाँ डी वाई लग रहा है, जब लास्ट में जो लगा रहता है उसके समांतर है। तो स्ट्रिप पहले ऐसे थी, पहले ये थी स्ट्रिप, और ये आपका अल्पांश रहा, ये आपकी बाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब पता है अब तुम क्या करना चाहते हो। अब हम इस स्ट्रिप का मतलब, इस समाकलन का क्रम परिवर्तित करने का मतलब है, ये स्ट्रिप ऐसे हो तो ऐसे कर दो और ऐसे हो तो ऐसे कर दो। ये dx कब आएगा, कब आएगा, जब आप जो स्ट्रिप है वो किसके समांतर लो, एक्स अक्ष की। ये dx कब आएगा लास्ट में, जब स्ट्रिप है जब किसके समांतर लो, एक्स अक्ष की। तुम ये कहोगे सर ये दो कैसे आ रहे हैं, वो अलग ही बात है, वो देखेंगे। लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये एक्स अक्ष के समांतर आपको स्ट्रिप लेनी है, तो क्षेत्रफल तो यही रहेगा, यही डायग्राम दोबारा, वही चार वृत्त है ना। तो देखो दिए गए समाकलन में आपको क्या करना है, ऐसे करके चारों को पहले लिखना है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये ऐसे सबकी इंफॉर्मेशन दे दो चारों की, फिर ये बनाना है। ठीक है, दिए गए समाकलन में स्ट्रिप वाई अक्ष के समांतर ली गई है, ये भी बताना है। इजी के तो नंबर है जो लिखी की थ्योरी लिख रहे हैं आप। गिवन वो सॉरी स्ट्रिप इज टेकन पैरेलल टू वाई एक्सिस इन गिवन इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन तुम दे रहे हो उसमें स्ट्रिप कैसे ली गई, वाई अक्ष के पैरेलल। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए हमें स्ट्रिप एक्स अक्ष के समांतर लेनी है। हम स्ट्रिप एक्स अक्ष के समांतर लेंगे। टू चेंज ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम कैसे लेंगे, स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो बस यही चित्र है, तो मैं दोबारा चित्र बनाना है। और देखो ये सब लिख लिया होगा, ये था, ये पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर ये डायग्राम बना देना है, फिर ये जानकारी दे देनी, भैया जी डी वाई लग रही है तो पहले किसके लिए, पहले डी वाई एक्सिस के, अब किसके पैरेलल लेंगे, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो देखो मैं ये हटा रहा हूं। एक तो मुझे इन वक्रों की जरूरत है, जैसे ही तुमने कहा कि स्ट्रिप अब तुम एक्स अक्ष के समांतर लेंगे, तो मैं दोबारा यही बना देना सेम। अब की बार बस स्ट्रिप नहीं बनानी है, सेम बना देना है। ठीक है, अब स्ट्रिप लेने चले हम एक्स अक्ष के समांतर। अब स्ट्रिप एक्स अक्ष के समांतर ली तो स्ट्रिप देखो ऐसे जाएगी गई। तो आप देखते आओ, ऐसी स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होंगी, इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, वृत्त पे, 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 कहाँ खत्म हो रही है, वृत्त पे। तो ये तो दिख रहा है कि एंडिंग वाला तो वृत्त ही है, ये दिख रहा है। लेकिन स्ट्रिप जब तक यहां तक चल रही है तब तक तो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, और जैसे इससे नीचे आती है तो स्ट्रिप किससे स्टार्ट होने लग जाती है, वृत्त से। तो स्ट्रिप इसमें दो तरह की आएंगी। स्ट्रिप इसमें कितनी प्रकार की प्राप्त होंगी आपको, दो। एक तो होंगी लाइन से स्टार्ट, इस लाइन से, लाइन की नाम वाम सब है हम पे, ये वाई अक्ष है, एक वाई से स्टार्ट हो रही है, और एक हो रही है दीर्घवृत्त से स्टार्ट। एक किससे हो रही है, दीर्घवृत्त से। अच्छा, ऐसा पृथक्करण कहां से हो जाएगा, इस बिंदु से। ये कौन सा बिंदु है, a/2। कौन सा बिंदु है, a/2। यहां y का मान कितना है, a/2। y इक्वल टू a/2 से लेके y इक्वल टू a तक, तो स्ट्रिप रेखा से स्टार्ट होती है, बाई से स्टार्ट होती है, वृत्त पे ही खत्म होती है ना। और जो
जीरो से लेके यहाँ बाई का मान कितना है, जीरो, यहाँ से लेके यहाँ तक a/2 तक स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होती है, दीर्घवृत्त से, और कहाँ खत्म होती है, वृत्त पे। तो इसी वजह से दो भागों में टूट गया है कि एक बार इस क्षेत्रफल पर समाकलन और एक बार इस क्षेत्रफल पर समाकलन, बस। तो इसलिए टूट गया दो भागों में। तीन भागों में टूट रहा होगा तो उसमें तीन तरह के स्ट्रिप आ रही होंगी। एक एग्जाम्पल है वो तीन भागों में टूट रहा है। चार भागों में टूट रहा होगा तो उसमें चार तरह के, इससे ज़्यादा का है नहीं वैसे, तीन से ज़्यादा का। एक एग्जाम्पल तीन है, वो एग्जाम्पल है, तीन भागों में टूट जाता है क्षेत्रफल। तो ऐसे लेने पर ये जितने भागों में जितनी तरह की स्ट्रिप आती है उतनी भागों में तोड़ देते हैं, है ना। तो अब ये लाइन लिख देते हैं, ये पंचायत। एक्स अक्ष के समांतर स्ट्रिप से यदि तुम इन्हें इन स्ट्रिप से कवर करोगे, है ना, से समाकलन के क्षेत्र को आवृत करने पर, इसे ढकें, आवृत करने पर हमें दो प्रकार की स्ट्रिप्स प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की स्ट्रिप्स प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की प्राप्त होती हैं? दो प्रकार की, है ना। टू कवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द फील्ड, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाय स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टू कवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाय स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी गेट स्ट्रिप्स ऑफ टू टाइप्स। तो कौन सी? पहली, फर्स्ट, जो दीर्घवृत्त, अब इनकी इक्वेशन बना सकते हो तुम। इसे मान लो फर्स्ट बना ले, इसे सेकंड बना ले। जो दीर्घवृत्त फर्स्ट से प्रारंभ होकर वृत्त सेकंड पर समाप्त होती हैं, और सेकंड जो इनमें रेंज लिख सकते हो। यहां बाई की रेंज कितनी है? बाई इक्वल टू 0 से बाई इक्वल टू a तक, a/2 तक। बाई इक्वल टू 0 से बाई इक्वल टू a/2 तक, यहीं तक तो है ये, है ना। यहां तक ये पॉइंट क्या है? 0, a/2। यहां तक तो ऐसी स्ट्रिप बन रही है। जो बाई अक्ष का समीकरण क्या है? x इक्वल टू 0 से प्रारंभ होकर कहां खत्म हो रही है? वृत्त सेकंड पर समाप्त होती है। तो वृत्त सेकंड पर ही हो रही है समाप्त तो दोनों। इसकी रेंज क्या है? y इक्वल टू a/2 से y इक्वल टू a तक, ठीक है। अब देखो दो तरह की स्ट्रिप आ गई। अतः दिया गया समाकलन दो भागों में व्यक्त हो जाता है। फर्स्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम ellipse फर्स्ट एंड एंड्स एट सर्किल सेकंड, और ये लिख देना फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a/2। सेकंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस टू, विच स्टार्ट y एक्सिस एंड एंड्स एट सर्किल सेकंड। एक तो वो जो यहां से स्टार्ट हो गई सर्किल पर समाप्त हो रही है, एक वो जो दीर्घवृत्त से स्टार्ट हो गई कहां खत्म हो रही है? वृत्त पर खत्म हो रही है। Hence given integration divide into two parts। हो गया। तो अब देखो कैसे हो गया कि ऐसे हो गया। जो तुम इंटीग्रेशन मुझे दे रहे थे वो लिख देना यहां, मैं इतना ये पूरा यहां लिख देना i इक्वल टू, कैसे देखो कि इंटीग्रेशन तो उसी का होगा v dx, सॉरी यहाँ dx dy था, अब मैं क्या कर रहा हूं dy dx। जो स्ट्रिप मैंने जिस अक्ष के समांतर ले रखी है वो बाद में आता है dy dx। मुझे पता चल गया है दो भागों में टूट गया, इसलिए मैं दो बार लिख देता हूं। अब सीमा बता दो कि यहां dx है या dy है, तो dy की लिमिट यहां, y की लिमिट यहां लगेंगी। तो y की लिमिट इस स्ट्रिप के लिए, इसके लिए कितनी है? y यहां 0 है, या y a/2 है, तो 0 से लेके a/2 तक, और इसमें a/2 से लेके a तक। ये y की लिमिट है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं इसकी। अब x की बता दो। x की मतलब स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो कहां खत्म हो रही है?
तो इसमें स्ट्रिप दीर्घवृत्त से स्टार्ट हो रही है, दीर्घवृत्त पे तुम्हें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब दीर्घवृत्त ये लिख रहा, इस पे एक्स का मान निकाल लो तुम। तो देखो सबसे पहले तो वापस विदा करो इस ए स्क्वायर को, ये पहले भी लिख रहा होगा, पहले दीर्घवृत्त ऐसे लिख रहा था ना, y इक्वल टू 1/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा हालांकि। तो इससे x निकालो तो यहाँ पहुँच गया 4y² हो गया था इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसे इधर पहुँचाओ, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4y²। तो यहाँ x की वैल्यू है रूट में ए स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस लगेगा लेकिन वो माइनस इधर के लिए वहाँ नहीं है, तो क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस 4y², रूट में ए स्क्वायर माइनस 4y²। ठीक है, ये आ रही कहाँ खत्म हो रही है, दीर्घवृत्त पे, दीर्घवृत्त सॉरी इलिप्स पे, सॉरी सर्किल पे, सर्किल पे किसका मान बताना है तुम्हें, एक्स का, तो ए स्क्वायर माइनस y² एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस y² का रूट। ठीक है, माइनस आएगा लेकिन वो इसके लिए तो उधर नहीं जाना पड़ेगा, हमें तो इन दो के बीच में चाहिए ना। अब आ जाओ, ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाई एच से, बाई एच का समीकरण x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ 0 है। कहाँ खत्म हो रही है, दीर्घवृत्त पे, वही x की वैल्यू तो वही है, रूट में ए स्क्वायर माइनस y²। तो ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा। तो समाकल का क्षेत्र दो भागों में टूट गया है, तो दो तरह की स्ट्रिप आई है, तो दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, तीन तरह की मिले तो तीन। अब इसमें इतना सा है कि जब ये सॉल्व होने लायक होता है, या v की जगह तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं इसे सॉल्व भी कर दूंगा, फिर v की जगह मान लो तुम दे दो x + y, तो इंटीग्रेशन करने लग जाएंगे हम जैसे करते आए। तो ये है समाकल का क्रम परिवर्तित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम्पल करना तरीके से, फिर क्वेश्चन करना। और जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं जो थर्ड ए बी में थे, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से क्षेत्रफल निकालना पोलर कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो प्लीज़ वो भी उनको कीजिए। तो हम चैप्टर 3 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले तो मेथड बताएंगे क्या कि 12th में आप कैसे क्षेत्रफल निकालते थे, वो वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मैथ तो रखता नहीं है, और ये मैंने वहाँ बता ही रखा है। इन पर क्वेश्चन डिपेंड, जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो डबल इंटीग्रेशन है, उससे कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं उस पर बात करेंगे, और देन हम पहुँचेंगे चैप्टर 4। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।